So hello everyone, welcome back to Decode Executive. So this is the another video of DSA Unit 5 Graphs one shot. तो हम लोग इस लेक्चर में हम लोग ग्राफ कवर करेंगे जो कि यूनिट 5 है डेटा स्ट्रक्चर का। तो मेनली ग्राफ क्या होता है? ग्राफ हमारा एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे कि हम लोग ने बहुत सारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे, लाइक एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक क्यू, ये सब हमारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हमारा एक वे होता है, मीन्स एक ब्रांच होती है खाली, जिसमें हम लोग फॉरवर्ड मूव करते हैं। इसमें हमारे क्या होते हैं, एक से ज्यादा ब्रांचेस होती हैं। नॉन, जैसे आपने ट्री देखा होगा, ग्राफ देखा होगा, ग्राफ बने होते हैं, तो वो सब हमारे होते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। हीप होता है, वो हमारा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स होते हैं। इसमें मेनली ग्राफ हमारा जो होता है वो टू से बना होता है, लाइक वर्टिसेस और एजेस। आपको ऑलरेडी ये चीजें पता है, वर्टिसेस एजेस क्या होती हैं। जो हमारे नोड्स होते हैं उन्हें हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं, और जिस पाथ से नोट्स आपस में कनेक्ट होते हैं उसे हम लोग एजेस बोलते हैं। रिप्रेजेंटेशन हम लोग ग्राफ का ऐसे करते हैं, सपोज दैट ग्राफ हमारा जी है एक, और बी कॉमा ई से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर वी इज वर्टिसेस एंड ई एस एजेस। जितनी भी हमारी एजेस है उनका सेट ऑफ एजेस। नाउ हमारे ग्राफ में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, लाइक हम लोग क्या क्या यूज करते हैं इन ग्राफ। वर्टेक्स यूज करते हैं, अभी हमने बताया किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए हमें वर्टेक्स एजेस की नीड होती है। डिग्री क्या होती है? डिग्री होती है नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड, मतलब कितनी नंबर ऑफ एजेस हमारी एक वर्टेक्स से कनेक्ट है। पाथ क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ वर्टिसेस, मतलब पाथ हमारा एक वर्टेक्स से हम लोग दूसरी वर्टेक्स तक कैसे जा सकते हैं, वो हमारा होता है पाथ। साइकिल, क्लोज पाथ, मीन्स साइकिल हमारी वो होती है लाइक हम लोग एक नोड से गए और उसी नोड पे वापस आ गए, तो वो हमारी होती है क्लोज पाथ। डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें हमें डायरेक्शन दी हो, एजेस की डायरेक्शन दी हो। एरो ग्राफ जो होता है वो हमारा होता है डायरेक्टेड ग्राफ। और अनडायरेक्टेड जिसमें हमें डायरेक्शन ना दी हो। वेट ग्राफ क्या होता है? जिसमें हमें एजेस का वेट दिया हो, जो भी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे ये सब चीजें हमारी आगे टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी। तो मेनली ये चीजें जो है वो हमारी बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। तो आई होप आपको ये सब चीजें समझ आनी हो। एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं? जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट वर्टिसेस। आइसोलेटेड वर्टिसेस क्या होते हैं? जिनकी डिग्री 0 हो, मतलब कोई भी ऐसा वर्टिस नहीं होगा जो नेबर वाले वर्टिस से कनेक्ट, मतलब कोई ऐसा वर्टिस जो नेबर वाले वर्टिस से कनेक्टेड ना हो, जिसकी डिग्री 0 हो, तो वो हमारा कहलाता है आइसोलेटेड वर्टिस। लाइक जैसे हमारा कोविड में आपने देखा होगा, कोविड में बहुत सारे जो भी पर्सन हमारा कोविड में अलग से रहता था उसे हम लोग आइसोलेटेड कर देते हैं। आइसोलेटेड मीन्स उससे कोई भी नहीं मिलेगा, तो वैसे ही आइसोलेटेड वर्टेक्स होता है। इसमें हमारा जो वर्टेक्स होता है वो एडजेसेंट वाले वर्टेक्स से मिलता नहीं है, सो या फिर ज्वाइंट नहीं होता, जिसकी डिग्री हम लोग बोल सकते हैं 0 हो। नाउ ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के हमारे मेनली तीन तरीके होते हैं, तो उसे वन बाय वन पढ़ते हैं। एक तो हम लोग एडजेसेंट मैट्रिक्स में मैट्रिक्स के उसमें हम लोग शो कर सकते हैं, मतलब मैट्रिक्स बना सकते हैं। ये हमारा एक 2D एरे होता है, जैसे आप लोगों ने मैट्रिक्स पढ़ी होगी। इसमें हम लोग कैसे मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट कैसे, अगर हमारी एज एग्जिस्ट कर रही है किसी भी दो वर्टेक्स के बीच में, तो हम लोग 1 लिखेंगे, अगर नहीं कर रही है तो 0 लिखेंगे। जैसे ये हमारी एक मैट्रिक्स बनी हुई है, ये जिसमें हमारी 0 और 1 के उसमें हमारी वैल्यू शो करी हुई है। तो 0 का मतलब क्या है? ए टू ए तक हमारी कोई भी वर्टेक्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 रखा गया है। ए टू बी का मीन सेंस है इसमें हमारी एक वर्टेक्स है, जिसमें इसीलिए यहाँ पे 1 रखा गया। ऐसे ही सो ऑन। आई थिंक आपको समझ आ रहा हो। इसमें प्रॉपर्टीज क्या है? प्रॉपर्टीज मीन्स इसमें जो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो बिग ऑफ बी स्क्वायर होती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग खाली वर्टेक्स ले रहे हैं, वर्टेक्स का स्क्वायर कर रहे हैं। तो फास्ट एज लुकअप, इसमें हम लोग फास्ट एजेस को देख सकते हैं। इसमें प्रॉस क्या है? एडवांटेज क्या है? ये सिंपल होता है, ऑफ कोर्स की बात है। ये अगर हमें एक ग्राफ दिया और हमें मैट्रिक्स बनाने को दे दें, तो हम लोग पहले तो जितनी भी हमारी वर्टिसेस है उसे हम लोग को n क्रॉस n में, सपोज दैट n नंबर ऑफ वर्टिसेस है, तो n क्रॉस n की मैट्रिक्स हम लोग बनाएंगे और हम लोग देखेंगे कहाँ से, मतलब किस वर्टेक्स से किस वर्टेक्स तक एज जा रही है। अगर जा रही है तो हम लोग 1 लिखेंगे, अगर नहीं जा रही है तो हम लोग 0 लिखेंगे। ये आप रूल्स ध्यान रखिए और ये एग्जाम्पल देख लीजिए। नाउ अब हमारा जो सेकंड टाइप होता है जिसमें हम लोग कर सकते हैं, उसमें होता है हमारा एडजेसेंट लिस्ट। एडजेसेंट लिस्ट का क्या मतलब है? तो एडजेसेंट लिस्ट में क्या होता है? एडजेसेंट लिस्ट में ये होता है जो भी हमारी ग्राफ की एजेस होती हैं उसकी हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं, मतलब पेयर। लाइक ए से बी तक हमारी एक एज जा रही है, तो ए कॉमा बी हम लोग पेयर के फॉर्म में हम लोग लिस्ट बना देते हैं। जो भी हम लोग ग्राफ हमारा जो होता है वो एजेस की लिस्ट की तरह स्टोर होता है। ये हमारा क्रुशिकल एल्गोरिथम में यूज किया जाता है।
सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्राफ ट्रेवर्सल। मतलब ग्राफ ट्रेवर्सल क्या होता है? ट्रेवर्सल का मीनिंग होता है विजिटेड ऑल वर्टेक्स एक्जेक्टली वन। मतलब हर नोड को एक बार विजिट करना, कम से कम एक बार देखना, तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेवर्सल। मतलब ग्राफ में हम लोग कैसे ट्रेवर्स करते हैं, कैसे हम लोग हर नोड को विजिट करते हैं। तो इसकी मेनली हमारी दो एल्गोरिदम्स होती है जिसके थ्रू हम लोग ग्राफ को ट्रेवर्स कर सकते हैं, एक तो बीएफएस और एक डीएफएस। डीएफएस और बीएफएस हमारी दो मेन एल्गोरिदम्स होती है जिसके थ्रू हम लोग ग्राफ को ट्रेवर्स कर सकते हैं। तो आप ये एल्गोरिदम्स जरूर अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जो ये एल्गोरिदम्स है ये खाली इसी सब्जेक्ट में नहीं है, ये आगे आपके डाक कंपाइलेटिव मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें ये बार बार यूज होती है, एआई में भी यूज होगी। तो आप अगर एक बार इसे अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ये चीज बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप नेक्स्ट आप करोगे तो उसमें ऑलरेडी आपको आता होगा। तो फॉर ईच एडजेसेंट नोड यू इफ यू नॉट विजिटेड, अगर आप अब हम लोग एक बार देखते हैं डीएफएस क्या होता है। डीएफएस हमारा गो डिप्थ फर्स्ट, मतलब जितना डीप हो सकता है टर्मिनल नोड्स तक हम लोग जाते हैं, जितना डीप हो सकता है। और इसमें हम लोग स्टैक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, रिकर्शन रिकर्शन का और स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं इस एल्गोरिदम में। तो इसकी एल्गोरिदम क्या है हमारी? सबसे पहले हमारा जो भी बी विजिटेड, मतलब जो भी हमारा स्टार्टिंग नोड होगा जिससे भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसे हम लोग विजिटेड वो कर देंगे, विजिटेड मार्क कर देंगे और प्रिंट करा देंगे। मतलब ये नोड हमारा विजिट हो चुका है। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है वो हम लोग ये करेंगे फॉर ईच एडजेसेंट नोड यू, मतलब इसके भी बी के जो जितने भी हमारे एडजेसेंट है उसे हम लोग लूप चलाएंगे। मीन हमारा पहले जितने भी एडजेसेंट है उसको हम लोग विजिट करेंगे। अगर हमारा विजिट नहीं होगा तो हम लोग फिर से डीएफएस को कॉल कर लेंगे, मतलब फिर से ये फंक्शन हम लोग करेंगे। तो ये साइकिल हमारी चलती रहेगी। तो ये हमारी किसमें यूज होती है? ये साइकिल डिटेक्शन में यूज होती है। कनेक्टेड कंपोनेंट, जो भी हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स होते हैं उसमें यूज होती है। अब बीएफएस क्या होता है? बीएफएस और डीएफएस में कभी कभी 2 मार्क्स में हमारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो जैसे डीएफएस हमारा होता है डेप्थ लेवल में सर्च करना। ये हमारा क्या होता है? लेवल बाय लेवल सर्च करना। इसमें हमारा क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। डीएफएस में हमारा क्या होता है? स्टैक। तो इसकी एल्गोरिथम हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा बीएफएस एक फंक्शन है, इसके थ्रू हम लोग मार्क करेंगे। लाइक पहले हम लोग जो भी स्टार्ट नोड है, जो भी हमारा पेरेंट नोड होता है, सबसे रूट नोड होता है, वहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड हम लोग जब उसे मार्क कर देंगे विजिटेड और उसे क्यू में डाल देंगे। वाइल क्यू नॉट एम्प्टी, जब तक हमारा क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक हम लोग क्यू से जो भी हमारा एलिमेंट्स होंगे उन्हें निकालते रहेंगे और उसे प्रिंट कराते रहेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? जो भी हमारा एलिमेंट प्रिंट हो रहा है उसके एडजेसेंट को क्यू में डालेंगे। उसके एडजेसेंट मतलब उसके जो भी चिल्ड्रंस हैं उन्हें क्यू में डालेंगे। और अगर हमारा जो भी हमारा चिल्ड्रन है वो अगर विजिटेड नहीं है तो हम लोग उसे मार्क कर देंगे विजिट और उसे क्यू में डाल देंगे। तो यही हमारा प्रोसेस चलता रहेगा जब तक हमारे सारे एलिमेंट विजिट ना हो जाए, ट्रैवर्स ना कर लें पूरे ग्राफ को। तो ये हमारा मेनली किसमें यूज किया जाता है? इसे हम लोग शॉर्टेड पाथ, मतलब जो भी हमारा अनवेटेड ग्राफ होता है उसमें हमारा शॉर्टेड पाथ ढूंढने के लिए किया जाता है। लेवल ट्रैवर्सर मतलब जो भी हमारा ग्राफ है उसको ट्रैवर्स करने के लिए, उसको विजिट करने के लिए किया जाता है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और डीएफएस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगभग सेम ही है, बस हमारे कुछ डिफरेंस है। लाइक हमारा इसमें लेवल बाय लेवल होता है, उसमें डेप्थ बाय डेप्थ होता है। डेप्थ बाय डेप्थ मतलब जितना डेप्थ तक हो सकता है उतना डेप्थ तक हम लोग पहले ट्रेवर्स कर लेंगे, उसके बाद हम लोग किसी और नोड को विजिट करेंगे। तो ये हमारा होते हैं बीएफएस और डीएफएस जो कि ट्रेवर्स करने के लिए यूज किए जाते हैं। आई होप आपको समझ आया हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज कनेक्टेड कंपोनेंट। कनेक्टेड कंपोनेंट क्या होता है? कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है? कनेक्टेड कंपोनेंट मतलब कि ये हमारा एक सब ग्राफ होता है। मतलब उसी ग्राफ में हमारा कोई ऐसा ग्राफ एग्जिस्ट करेगा जो कि सारी वर्टिसेस से कनेक्टेड होगा। मीन्स जिसमें हर वर्टिस जितनी भी अदर वर्टिसेस हैं उससे कनेक्टेड होगा। ये हमारा एक अनडायरेक्टेड ग्राफ में ही होता है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमारे मल्टीपल कनेक्टेड कंपोनेंट्स हो सकते हैं, मतलब ये नहीं खाली एक ही कंपोनेंट हो। लाइक हम लोग किसी ग्राफ को मल्टीपल कंपोनेंट्स में काट सकते हैं, मल्टीपल ग्राफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो वो मल्टीपल ग्राफ हमारे कनेक्टेड कंपोनेंट्स कराएंगे, तब सब ग्राफ्स कराएंगे, कनेक्टेड सब ग्राफ्स कराएंगे जब हमारी उसके हर वर्टेक्स एक दूसरे वर्टेक्स के दूसरी वर्टेक्स तक रीचेबल हो, मतलब पहुंच सके, मतलब एजेस उनके बीच में एग्जिस्ट कर रही हैं। अब स्पैनिंग ट्री क्या होता है? स्पैनिंग ट्री भी हमारा एक सब ग्राफ होता है दैट इंक्लूड्स ऑल वर्टिसेस। मतलब ऐसा हमारा सब कंपोनेंट होता है या सब ग्राफ होता है जिसमें सारी वर्टिसेस भी आती हैं और हमारा नोड साइकिल एग्जिस्ट करता है और उसमें जो नंबर ऑफ एजेस है वो हमारे वर्टेक्स से एक कम है। सपोज दैट अगर आपकी इस ग्राफ में एक सब ग्राफ में 5 वर्टिसेस हैं तो नंबर ऑफ एजेस उसमें कितनी होनी चाहिए? एक कम, मतलब 4 होनी चाहिए। तो तब हमारा वो होगा स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री और ग्राफ में अंतर क्या होता है? ट्री में हमारा जो ग्राफ होता है उसमें हमारी साइकिल हो सकती है और ट्री में हमारी साइकिल नहीं हो सकती है। ग्राफ कैन बी अ ट्री
इफ दे डजंट हैव एनी साइकिल, मतलब अगर उसके अंदर कोई साइकिल नहीं है तो वो ट्री कहला सकता है। मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है? मिनिमम स्पैनिंग ट्री हमारा वेटेड ग्राफ में कैलकुलेट किया जाता है। स्पैनिंग ट्री जिसका टोटल एज वेट मिनिमम हो, मतलब जितनी भी एजेस हमारी स्पैनिंग ट्री में आ रही है उनका अगर हम लोग टोटल वेट करें तो हमारा सबसे मिनिमम आना चाहिए, तो वो हमारा कहलाता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। मिनिमम स्पैनिंग ट्री मतलब अगर हम लोग सारे एजेस का वेट अगर मिनिमम नहीं आता है तो वो स्पैनिंग ट्री तो कहलाएगा लेकिन मिनिमम स्पैनिंग ट्री नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक ग्राफ से हमारे वेरियस स्पैनिंग ट्री निकल सकते हैं, खाली एक ही स्पैनिंग ट्री नहीं बन सकता। लेकिन हम लोग उसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री कब बोलेंगे? जब उनकी एजेस का वेट मिनिमम हो। इसे कैलकुलेट करने के लिए हमारा दो एल्गोरिदम्स यूज होती हैं, एक तो प्रिज्म एल्गोरिदम और एक क्रुस्कल एल्गोरिदम। ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। तो प्रिज्म एल्गोरिदम और क्रुस्कल एल्गोरिदम दोनों ही हमारी ग्रीडी एल्गोरिदम्स होती हैं। ग्रीडी एल्गोरिदम का सेंस है लालची एल्गोरिदम, मतलब जो खाली अपने गोल से फोकस करें। लाइक उन्हें ये गोल है कि उन्हें ऐसे विजिट करना है वर्टिसेस को ताकि उनका जो मिनिमम वेट एज है वो हमारा मिनिमम हो, मतलब एजेस का जो वेट है वो हमारा मिनिमम हो और साइकिल प्रेजेंट ना हो। तो अब हम लोग देखते हैं कि प्रिज्म एल्गोरिदम कैसे वर्क करती है। सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग वर्टेक्स को सेलेक्ट करते हैं और वो मिनिमम एज कनेक्ट करते हैं वर्टेक्स से, मतलब वो हमारी एज सेलेक्ट करेंगे जिसका जो वेट हो वो मिनिमम हो। मीन्स एक वर्टेक्स से जाने के हमारे बहुत सारे वेरियस रास्ते होंगे। ए से बी तक जा सकते हैं, ए से सी तक जा सकते हैं, लेकिन हमारा ए से बी तक जाने में हमारा कम टाइम लग रहा है। सपोज दैट आपको किसी डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, अब आपको चाहते हैं कि आप शॉर्टकट से पहुंच जाओ, तो आप पहले ये देखोगे ना, एक पाथ तक जाने के लिए हमारे बहुत सारे रास्ते होते हैं, खाली एक रास्ता नहीं होता। आप घूम के भी जा सकते हो, आप सीधे भी जा सकते हो, तो वही आपको कैलकुलेट करना है। मतलब आप अपनी पोजीशन से नेक्स्ट पोजीशन पे जाने के लिए वो पाथ चूज करोगे जिसका वेट कम हो या जिसमें डिस्टेंस कम लगे। तो यही हमें चूज करता रहना और तब तक हमें रिपीट करते रहना जब तक सारी वर्टिसेस को आप विजिट नहीं कर लेते। इसे ही हम लोग बोलते हैं प्रिज्म एल्गोरिदम। आप इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देख लीजिएगा। इसमें जो हमारी टाइम लगती है बी स्क्वायर लगती है, क्योंकि इसमें हम लोग वर्टिसेस टू वर्टिसेस हम लोग जंप करते हैं, या बोल सकते हैं वर्टिसेस टू वर्टिसेस जाते हैं। अब हम लोग इसमें क्रुस्कल एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है? ये भी हमारी ग्रीडी एल्गोरिदम होती है। इसमें डिफरेंस ये है, उसमें हम लोग स्टार्टिंग वर्टेक्स से स्टार्ट कर रहे थे, इसमें हमारा डिफरेंस ये है हम लोग मिनिमम एज से स्टार्ट करेंगे। लाइक जो भी हमारा ग्राफ, तो मेनली क्रुस्कल में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी हमारे ग्राफ के जो एजेस हैं उनके जो वेट को शॉर्टेड उसमें हम लोग लिस्ट करेंगे। लाइक जो मिनिमम एजेस वेट एजेस होंगे उसे हम लोग पहले नंबर पर रखेंगे एंड ऐसे ही हम लोग शॉर्ट कर देंगे। एंड देन हम लोग पिक करेंगे स्मॉलेस्ट एज, मतलब जिसका वेट हमारा स्मॉलेस्ट होगा उसे 1 बाय 1 पिक करेंगे और उसे रख के देखेंगे। जो भी हमारा न्यू हमारा हम लोग बना रहे हैं ग्राफ, स्पैनिंग ट्री बना रहे हैं, उसमें रख के देखेंगे कि कोई साइकिल तो नहीं बन रही। अगर बन रही है तो उसे हम लोग रिमूव कर देंगे और अगर नहीं बन रही है तो उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे जब तक हमारी सारी जो जब तक हमारी जो एजेस हैं सारी सेलेक्ट ना हो जाए, क्योंकि एजेस तो हमें सेलेक्ट करनी है। तो ये हमारी होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ई लॉग ई, इसमें हमें टाइम लगता है। ट्रांजिटिविटी क्लोजर क्या होता है? ट्रांजिटिविटी क्लोजर आप लोग ऑलरेडी ट्रांजिटिविटी रूल पढ़ चुके हैं डीबीएमएस में। लाइक सॉरी डीबीएमएस में बोल रही हूँ, ट्रांजिटिविटी रूल आपको पता होगा ये चीज। जैसे अगर हमें ए से बी जा सकते हैं, बी से सी जा सकते हैं, तो हम लोग ए से सी भी जा सकते हैं। अगर हमारे पास ए से बी जाने का रास्ता है, बी से सी जाने का रास्ता है, तो आप ए से सी जा सकते हैं। जैसे अगर आपको फन सिटी जाना है एयरफोर्स से, तो पहले आप एयरफोर्स से डेलापीर जाते हैं, फिर डेलापीर से डायरेक्ट फन सिटी जाते हैं, और वैसे आप डायरेक्ट एयरफोर्स से फन सिटी भी जा सकते हैं। तो वही चीज हमारी यहाँ पे है। सो वैसे ही ए से बी से सी, और अगर हमारा ए से बी जा सकते हैं और बी से सी जा सकते हैं तो हम लोग ऑटोमेटिक ए से सी भी जा सकते हैं। मीन्स ये हमें रीचेबिलिटी बताता है कि हम लोग एक नोड से दूसरी नोड तक पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। अब इसे हम लोग मार्शल एल्गोरिदम के थ्रू कर सकते हैं। दिस इज नेस्टेड लूप, आप इस कंडीशन को याद रखिएगा बस। तो ये मे भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम का, तो ये हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से या तो डिजस्ट्रा एल्गोरिदम से आपके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, या तो मार्शल से आपके ऊपर एक क्वेश्चन आता है, जो आता ही आता है। इसके मेनली मैंने एग्जांपल्स भी उठाए हैं, रजिस्ट्रार के भी उठाए हैं और मार्शल के भी उठाए हैं, ताकि वीडियो ज्यादा लेंथी भी ना हो और आपका हर चीज रिवाइज भी हो जाए। और तो ये हमारी जो डिजिटल एल्गोरिथम होती है वो हमारी शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करने के लिए यूज की जाती है सिंगल सोर्स से, मतलब खाली एक ही नोड से सारे नोड तक पहुंचने का सिंगल शॉर्टेड पाथ फाइंड करेगी डिजिटल एल्गोरिथम। लेकिन मार्शल क्या होती है, वो ऑल पेयर्स, जितने भी नोड्स के जो पेयर्स हैं बनेंगे, जैसे बी से B2, मतलब एक स्पेसिफिक सोर्स से नहीं, हर नोड्स के बीच में जितने भी पेयर बन रहे हैं उनके बीच में शॉर्टेड पाथ हमारा फाइंड करती है। इसमें हमारे निगेटिव वेट अलॉट नहीं होते, मतलब कोई भी वेट ऐसा नहीं होगा जिसकी वैल्यू निगेटिव हो। इसमें भी हमारा ग्रीडी अप्रोच यूज होता है, जो मतलब लालची
वो अप्रोच यूज होता है सॉल्व करने के लिए। इसमें एल्गोरिदम क्या है, जो भी हमारा सोर्स मींस जिस जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका जो हमारा वेट है वो हम लोग 0 रख देंगे और बाकी सबका इनफाइनाइट रख देंगे। अब हम लोग वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे विद मिनिमम डिस्टेंस, जो भी हमारी मिनिमम डिस्टेंस होगी उससे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। इसे हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो हमारा ये ग्राफ दे रखा है ए से बी एंड बी, ए से सी, ए से डी और सी से डी, और ये हमारे वेट्स दे रखे हैं उनके ऊपर। लाइक ये हमने एक लिस्ट में भी आपको दिखा दिया, ए से बी हमारा 4 दे रखा है, ए से सी हमारा 2 दे रखा है। तो हम लोग एक स्टेप करके देखते हैं। इनिशियलाइज में हम लोग क्या करेंगे, जो नोड डिस्टेंस है, मतलब हम लोग ने सपोज दैट ए है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, हम लोग ने ये सपोज कर रखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 0 वेट असाइन कर देंगे ए को और बाकी सबको इनफाइनाइट सेलेक्ट कर देंगे। अब हम लोग विजिटेड सेट एक लेके चलेंगे जिसमें अभी खाली है, जो खाली 5 अभी वो कर रहा है कैरी, मींस हम लोग रजिस्टर को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ये हमारा एक ग्राफ दिया हुआ है, ए से बी साइड हमारा, फिर ए से सी, तो उनके बीच में एजेस दी हुई हैं और उनके वेट दिए हुए हैं। तो ये हम लोग ने लिस्ट भी एक क्रिएट कर ली। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है ए, हम लोग सपोज कर लेंगे ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम लोग इसे लेके चलेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले जो स्टार्टिंग हमारा गोल है उसे हम लोग 0 असाइन कर देंगे वेट और बाकी सबको इन्फिनिटी कर देंगे। एंड देन हम लोग क्या करेंगे, जो ए के नेबर्स हैं उनका वेट देखेंगे। अब जिसका वेट हमारा मिनिमम आएगा, जैसे ए से सी तक जाने का वेट हमारा मिनिमम है, तो उसे हम लोग नेक्स्ट नोड पे पहुंचा देंगे और बाकी जो ए है उसे हम लोग विजिटेड मार्क कर देंगे। ऐसे ही सेम करेंगे, सी के नेबर्स अब देखेंगे, सी के नेबर्स में हमारा जो भी मिनिमम वेट मिलेगा उसे हम लोग असाइन कर देंगे और बाकी हम लोग सी को विजिटेड मार्क कर देंगे। अब ये हमारा तब तक चलता रहेगा जब तक सारे नोड हमारे विजिट नहीं हो जाते और सबके बीच में मीन्स ए से सारे जो भी बटर्स है उनके बीच का ए से हमारे सारे बटर्स के बीच का रास्ता मिनिमम हमें ना मिल जाए। लाइक ए से बी तक पहुंचने का मिनिमम वे, ए से सी तक पहुंचने का मिनिमम वे, ए से डी तक पहुंचने का मिनिमम वे, जब तक हमें ना मिल जाए डिस्टेंस तब तक हम लोग ये प्रोसेस करते रहेंगे और लास्ट में हमें मिनिमम पाथ मिल जाएंगे। तो यही हमारा होता है रजिस्टर। वार्सल में क्या होता है, रजिस्टर में हम लोग खाली एक नोड से सारे नोड तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं। इसमें हम लोग क्या होता है, सारे नोड से सारे नोड तक पहुंचने का, मतलब सारे पेयर्स के बीच में हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ निकालते हैं। जैसे एक नोड है हमारा B1, एक नोड है हमारा B2, तो उनके बीच में हमारा शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे। फिर एक नोड है हमारा B3, एक नोड है हमारा B4, उनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे। B1 और B3 के में भी निकालेंगे, B2 और B4 के में भी निकालेंगे, मतलब जितनी भी हमारे पॉसिबल पेयर्स हो सकते हैं उन सबके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ निकालेंगे। इसमें हम लोग एग्जांपल के थ्रू डायरेक्ट समझते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम तो आप अपने आप से भी लिख सकते हो अगर आपको एग्जांपल समझ आ गया। तो एग्जांपल हम लोग ने ये ले लिया है, ये हमारा एक ग्राफ है, सपोज दैट ए से बी जा रहा है और बी से सी जा रहा है। इसमें हमारा जरूरी नहीं है डायरेक्ट हमारा बी से सी कोई भी वो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली हमारा पॉसिबल है रास्ता। तो हम लोग क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे और मैट्रिक्स में लाइक जैसे हम लोग ने ऊपर, तो जैसे हम लोग ने ट्रांजिटिविटी रूल देखा था उसमें हम लोग ए से बी जाते थे और बी से सी जाते थे। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ग्राफ में हमारा एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंचने का डायरेक्ट रास्ता नहीं होता, लेकिन हाँ हम लोग उसे इनडायरेक्टली पाथ से वहां तक पहुंच सकते हैं। वैसे ही ये जो वार्सल एल्गोरिथम है वो इसी के लिए यूज होती है, ताकि अगर हमारा किसी वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक जाने का अगर हमारा शॉर्टेस्ट पाथ और या फिर डायरेक्ट पाथ अवेलेबल ना हो तो हम लोग इनडायरेक्टली कैसे पहुंच सकते हैं। तो आप देखिए, जैसे हम लोग ने इसमें हम लोग ने फाइंड कराया कि हम ए से बी जा सकते हैं एंड देन बी से सी जा सकते हैं और उसके थ्रू हम लोग डायरेक्ट ए से सी जा सकते हैं, इनडायरेक्टली ए से सी जा सकते हैं। तो इसी के लिए हमारी होती है वार्सल थ्योरम यूज, ताकि हम लोग